सो एफोरिज्म 274, ठीक है, सिंगल मेडिसिन के ऊपर बात चल रही थी कि सिंगल रेमेडी क्यों देनी चाहिए, क्यों हम मल्टीपल नहीं दे सकते। तो उसी के ऊपर ये कॉन्टिन्यूशन है उसी चीज की कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव ओनली वन सिंगल रेमेडी, वन सिंपल सब्सटेंस एट अ टाइम, as a true physician finds in simple medicines administered singly and uncombined all that he can possibly desire. Artificial disease forces which are able by homeopathic power completely to overpower, extinguish, and permanently cure natural diseases. He will, mindful of the wise maxim that it is wrong to attempt to employ complex means when simple means suffice. Never think of giving Never think of giving as a remedy any but a single simple medicinal substance. सो डॉक्टर हनुमान बोल रहे हैं कि जो ट्रू फिजिशियन है, सच्चा फिजिशियन है, वो बेसिकली यही करेगा कि वो सिंपल मेडिसिन को सिंपल डोजेज में, सिंगल मेडिसिन एट अ गिवन टाइम, अनकॉम्बाइंड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में एक माइंडफुल ऑफ द वाइज मैक्सिमम, एक कहावत है, सियानों ने कुछ कहा हुआ है, समझदार लोगों ने कुछ कहा है, वो ये है कि अगर एक सिंपल मीन सफाइस करता है, मीन अगर एक सिंपल चीज काफी है, तो चीजों को कॉम्प्लेक्स करना ये कहीं की समझदारी नहीं होती, मूर्खता ही होती है ये, ठीक है ना। तो वो उस चीज को दिमाग में रखेगा और उसी के ऊपर वो कोशिश यही करेगा कि सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस है वो जो है वही दिया जाए और कभी भी उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं दिया जाए। उसके रीजंस आगे आ रहे हैं। फॉर दीज रीजंस ऑल्सो, बिकॉज even though the simple medicines were thoroughly proved with respect to their pure peculiar effects on the unimpaired healthy state of man, it is yet impossible to foresee how two and more medicinal substances might, when compounded, hinder and alter each other's actions on the human body. एक सिंगल सिंपल मेडिसिन है सल्फर, उसकी प्रॉपर प्रूविंग की गई है, उसका देखा गया भी वो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। एक कैलकेरिया सल्फ है, वो एक अलग मेडिसिन, एक अलग सब्सटेंस है, एक अपने आप में एक इंडिविजुअलिटी वाला सब्सटेंस है, उसकी प्रूविंग की गई है बॉडी के ऊपर, उसके दिखाए गए हैं भी क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल सिंपल सब्सटेंस के तो हमें पता है भी क्या क्या सिम्टम शो होते हैं और वो क्या क्या ठीक कर सकता है। लेकिन जब हम दो तीन मेडिसिन ये जो बिकते हैं, कंपाउंड्स बिकते हैं, पेटेंट्स बिकते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के बारे में बात है, क्योंकि काम डॉक्टर हनीमन के टाइम पे ही शुरू कर दिया था ऐसे लोगों ने। ये चीज जो है ना, ये हमें एक दिमाग की सोच की एक होता ना, लॉजिकल एक्सपेंशन नहीं है जहां पे सोच का, क्योंकि अगर लॉजिकल एक्सपेंशन है तो इंसान बोलेगा भाई एक दवाई से जब काम चलता है तो 10 देने की क्या जरूरत है, ठीक है ना, 10 देने की क्या जरूरत है, वो तो मूर्खता हुई। एक से काम चलता है, एक मेडिसिन है जो ठीक कर देती है, ठीक है ना। आपको नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो एक केस के साथ शुरुआत करेंगे। एक सोरियासिस का केस है, बहुत पुराना, आपको दिखाऊंगा क्या कंडीशन है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। 10-12 साल से है। आज वो लेडी का फोन आया कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले दी होगी मेडिसिन या 5 महीने पहले की बात होगी। तो आज उसके जो वर्ड्स थे, आज अभी फोन पे मेरी बात होके हटी है उसके साथ कि डॉक्टर साहब मेरा इतने सालों का पुराना कोहड़, कोहड़ समझते ना, लेप्रोसी बोलते थे जिसको, लेप्रोसी नहीं थी लेकिन वो स्टेट वैसी थी, वो उसको बोल कि भाई इतना पुराना मेरा जो कोहड़ है वो खत्म कर दिया आपने, वो खत्म कर दिया। किससे? एक सिंगल डोज ऑफ मर्क कोर 200। एक आधी बार शायद रिपीट हुई होगी 2-3 महीने पहले, 2 डोजेस 6 महीने में मर्क कोर 200 की। अब मर्क कोर 200 मेरे को पता भी काम करेगी इस केस में, तो मैं क्यों पागलों की तरह 4-5 दवाइयां उसको भेजूं मिक्स करके? तो मेरी बेवकूफ़ी है ना फिर। और पता भी है भाई सबका क्या कंजॉइंट इफेक्ट होगा, ये पता ही नहीं हमें। दो कंपाउंड, एक कोई कंपाउंड है उसका क्या कंजाइंट इफेक्ट है बॉडी के ऊपर। अगर कोई एलोज और पोडोफाइलम दे रहा है डायरिया के केस में, कहाँ एलोज कहाँ पोडोफाइलम, उनका आपस में मैच ही कोई नहीं है।
क्यों मेहनत नहीं करनी कि कोई करेक्टरिस्टिक ढूंढ लें और पता लगा भी अच्छा डायरिया लो जी, सब जितनी भी डायरिया की मुझे पता है 10-12 दवाइयां दे दो। तो एक समझ का छोटापन जो है वो इन चीजों से हमें पता लगता है। ठीक है ना, जो बनाने वाले हैं उनका भी, जो देने वाले हैं उनका भी। क्योंकि वो यही बोले कि हमारे दिमाग में भी ये कैसे आ जाए, इम्पॉसिबल टू फोरसी। हम सोच भी नहीं सकते, जिसके पास भी थोड़ा सा भी इंटेलेक्ट हो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक दवाई बहुत अच्छा काम कर रही है तो आपको एक से ज्यादा देने की जरूरत क्या है उसमें। Impossible to foresee how two and more medicinal substances might, when compounded, hinder and alter each other's action। वो, और आप हैरान होगे जान के, कभी जो आती है प्रिस्क्रिप्शन, अगर आपके पास कभी पेशेंट आते, उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो कंपाउंड में दवाइयां होती, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन एक दूसरे की एंटीडोट ही होती हैं। एक दूसरे के एंटीडोट, बेल्ला स्ट्रेमोनियम साथ में दिए, दोनों एक दूसरे के एंटीडोट है। तो अंदर जाके वो हिंडर कर रही हैं एक दूसरे का एक्शन, ऑल्टर कर रही हैं ह्यूमन बॉडी में, क्या पता हमें क्या कर रही हैं वो। एंड बिकॉज ऑन दी अदर हैंड, और दूसरा रीजन क्या है, दूसरे हाथ में क्या बात है, a simple medicinal substance when used in diseases the totality of whose symptoms is accurately known renders efficient aid by itself alone and if it be homeopathically selected। और सिर्फ इतना काम है भी उसको होम्योपैथिकली सिलेक्ट करना है, जितने भी एक हमारे करेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट है उसके साथ हमारी दवाई मैच हो जाए, बाकी काम खत्म। और हमें एक सिंपल सब्सटेंस, एक सिंपल सल्फर है, एक सिंपल कैलकेरिया सल्फ है, एक सिंपल पल्सर, हमें उसके सिम्टम्स पता है कि क्या है। वी एक्यूरेटली नो अबाउट दो सिम्टम्स। अब वो नहीं करना कि हम पढ़ें मटीरिया मेडिका को, जाने उसको अंडरस्टैंड करें। देखो बहुत इसके ना बहुत सारे हमने भी तो रोटी खानी है, हमने भी तो रोटी खाने और कमाने के बहुत सारे और रास्ते हैं, और बहुत अच्छे रास्ते हैं, सिर्फ ये नहीं है होम्योपैथी। होम्योपैथी इज बेसिकली अ सर्विस। यहाँ पे तो वो सब चीजें एक्चुअली और आगे बात की बात है, वो बहुत सेकेंडरी और टर्शरी चीजें हैं। डॉक्टर हनेमन की खुद की लाइफ ही ऐसी रही है कि ही हैड अ वेरी गुड ब्लूमिंग प्रैक्टिस जो उन्होंने छोड़ दी। ही एंटर्ड इनटू दिस डिस्कवरी विद अ सेंस ऑफ कंसाइंस, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसाइंस के साथ उन्होंने इसके अंदर पैर रखा था। और होम्योपैथी से जो फाइनेंशियल कोई प्रॉस्पेरिटी आई भी है, अगर डॉक्टर हनेमन की लाइफ, वो उनके लेटर ईयर्स में जाके आई है, व्हेन ही वेंट इनटू फ्रांस एंड पेरिस, वहां पे जाके तब तक तो वो होम्योपैथी भी करते थे, लोगों को ठीक भी करते थे, और धक्के भी खाते थे और गालियां भी खाते थे। तब तक तो उनकी लाइफ ही ऐसी रही है। इसीलिए हमें, जब हम होम्योपैथी को करते हैं, बैठते हैं जाके क्लिनिक में चेयर पे, ठीक है ना, कोई हमें डिसाइड करनी है कोई चीज़, कोई कि भी कैसे करें इसमें, है ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑर्गेनन का जो इमोशन है ना, किस इमोशन के साथ लिखी गई है, ये अंदर रखना बहुत जरूरी होता है इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल होम्योपैथ। हमने डॉक्टर हनुमान के बर्थडे पे भी जब बात की थी, तो डॉक्टर केंट का एक लेक्चर लिया था कि बहुत आए बहुत गए होम्योपैथी के फील्ड में। किसी पेटेंट देने वाले का नाम आज तक कोई नहीं याद, आपको पढ़ाते हैं ना पिलर्स ऑफ होम्योपैथी, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पेटेंट देता था, जो कंपाउंड्स देता था, हु वाज गिविंग मेडिसिन ऑन थेराप्यूटिक्स, कोई नहीं है वहां पे। वो तब भी थे, ये नहीं थे, उनको कोई नहीं जानता, उनको कोई नहीं जानता। वो जैसे आए वैसे चले गए, उनका ना आने से फर्क पड़ा ना जाने से कोई फर्क पड़ा, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। So we have to understand with what emotions, with what kind of context एक होम्योपैथी की डिस्कवरी तो चलो हुई, आगे मियाज़म की डिस्कवरी हुई, बहुत सारी और चीज़ों की डिस्कवरी हुई, बहुत सारे उन्होंने की आगे आगे, जो होम्योपैथ आते गए, डॉक्टर केंट आए, हेरिंग आए, बोइंग हसन आए, बोगर आए। बात ये है कि जब जिसने उसको स्टार्ट किया, उसने किस इमोशन के साथ स्टार्ट किया, वेदर द इमोशन वाज टू अर्न मनी, whether the emotion was to have a
स्टेटस, वेदर द इमोशन वाज कि सब जय जयकार तो उनको मिली नहीं। तो हम बाद में आज कर रहे हैं, उनके लाइफ टाइम में तो इतना था ही नहीं। ठीक है, एक समा था, उसके बाद पीपल स्टार्टेड सीइंग थिंग्स। लेकिन तराजू में अगर दोनों चीजों को रखा जाए कि जितनी क्रिटिसिज्म मिली और जितना उनको यश मिला है उस टाइम पे, उनके टाइम पे, वो तो क्रिटिसिज्म कहीं पलड़ा भारी भारी होगा। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने इस चीज की कभी फिक्र नहीं की। ही वॉज मूविंग विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिव। उनका एक ही था, भी एक ऐसा सिस्टम प्रॉपरली डेवलप कर दिया जाए कि आगे आने वाली एजेस दुनिया को एक ऐसा सिस्टम हो कि भी हाँ यार बीमारी ठीक हो सकती है। वो इस इमोशन के साथ है। एंड अनटिल एंड अनलेस वी बेसिकली हम इस इमोशन के साथ नहीं जुड़ते, ठीक है ना, तो हम कभी, ठीक है वो एक दो चीजें हो जाएंगी, कभी तीर तुक्का लग गया, लेकिन वो एक जो होता है ना कि इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, वो काम नहीं कभी भी हो सकेगा। सो डॉक्टर हनीमैन वही बोला कि ये तो नुकसान ज्यादा हो। एंड सपोजिंग द वर्स्ट केस टू हैपन, सोच लो, अगर फॉर एग्जांपल आप एक सिंगल रेमेडी दे रहे हो, बोल रहे हैं सिंगल रेमेडी दे रहे हो, और वर्स्ट केस क्या हो सकता है, दैट इट इज नॉट चोजन इन स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी टू सिमिलरिटी ऑफ सिम्टम्स। हो सकता है आपकी दवाई गलत चूज हो गई, एट द मोस्ट यही हो सकता है, या तो सही होगी या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भी गलत हो जाएगी। एंड देयर फोर डज नो गुड, तो कुछ अच्छा नहीं करेगी पेशेंट का। इट इज येट सो फार यूजफुल दैट इट प्रमोट्स अवर नॉलेज ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट्स। फिर भी हमारी जो नॉलेज, अगर हमने एक सिंगल सिंपल सब्सटेंस दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पेशेंट को पल्साटिला दे दी, लेकिन वो पल्साटिला से ठीक नहीं हुआ उसका कुछ भी। लेकिन क्या हुआ, बिकॉज बाय द न्यू सिम्टम्स एक्साइटेड बाय इट इन सच अ केस, those symptoms which this medicinal substance had already shown in experiments on the healthy human body are confirmed, an advantage that is lost by the employment of all compound remedies। मतलब कुछ ना हुआ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मेरे पल्साटिला देने के बाद दो तीन सिम्टम नए आ गए पेशेंट में। डॉक्टर साहब पहले मेरे को सर दर्द नहीं होता था, अभी ऐसा सर दर्द हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये ना एकदम से सर दर्द के साथ नाक में पानी आ जाता है, मन करता है खुली हवा में जाऊं। तो ये दो चार सिम्टम आ गए उसमें मेडिसिन के बाद, तो एटलीस्ट मेरी थेरापी, पल्साटिल्ला की नॉलेज तो बढ़ गई। सर नहीं भी ठीक हुआ पेशेंट, हमें तो कुछ दे गया, हमें तो सिखा गया कि हाँ यार पल्साटिल्ला ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस। और एक बार आपकी आंखों के सामने से ऐसे सिम्टम होके निकल जाएं, मेरा एक्सपीरियंस है काली सल्फ के साथ ये सेम जो लिखा हुआ है। क्योंकि जब फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज पढ़ी एंड देन इट केम अंडर योर एक्सपीरियंस, फिर वो चीज जुड़ के एक अलग तरह की चीज बन जाती है, बड़ी खूबसूरत, बड़ा एक मोती बन जाता है नॉलेज का। द सिमिलर एक्सपीरियंस आई हैड विद काली सल्फ। ठीक है ना, एक सिमिलर ऐसा एक्सपीरियंस। काली सल्फ की एक टिपिकल टाइप ऑफ पेन्स हैं, न्यूरल्जिक पेन्स हैं, जो कि डॉक्टर कैंटर ने डिस्क्राइब की हुई हैं। तो एक पेशेंट थे, मेल थे, उनको काली सल्फ दी। तो नेक्स्ट टाइम आया, डॉक्टर साहब ये मेरी तो पेन ऐसे लगता है जैसे अंदर से चीर के, बोले ऐसे थाई में आता है, ऐसे पीछे से ना अंदर से जैसे किसी ने ऐसे पूरा कोई मारा। उनका वर्ड था सुआ, जो बर्फ तोड़ने वाला होता है ना, ऐसे पीछे से मार के आगे से निकाल दिया। पंचरिंग पेन्स, पंचर हो रहा है आगे से भी पीछे, जहां से अंदर घुस रहा है वहां से भी और उसके आगे से भी। तो वो तो मेरे दिमाग में फिक्स हो गया, मैं कभी भी नहीं भूल सकता वो पंचरिंग पेन ऑफ काली सल्फ। तो आपको एटलीस्ट वो तो सिखा गया। लेकिन हमने दो तीन दवाइयां दी, अगर मैंने काली सल्फ, हीपर सल्फ और कुछ और साथ में दिया होता, मेरे को तो पता नहीं कैसे देते, तो फिर मेरे को क्या पता लगता भी कौन सी मेडिसिन का सिम्टम। एक्चुअली तो अगर ऐसी वे में दवाई दी जाए तो सीखने का तो होता ही नहीं मन, क्योंकि वो तो आसान करने के लिए है ना सिस्टम, वो तो सिस्टम ही आसान करने के लिए, यहाँ पे ज्यादा सीखना ना पड़े, तो वैसे मन के साथ सीखने का भी मन नहीं होता। लेकिन सी द वे कि कोई गलत हमने अगर कुछ कर भी दिया, उसमें से हमें सीखने को मिल रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। एटलीस्ट आपको सिम्टम नए पता लग जाएंगे, सिम्टम नए सीखने को मिलेंगे। फुटनोट टू एफरिज्म 275,
When the rational physician has chosen the perfectly homeopathic medicine for the well considered case of a disease and administered it internally, he will leave to irrational allopathic routine the practice of giving drinks or fomentations of different plants, of injecting medicated glisters and of rubbing in this or the other ointment. बोले एक रैशनल फिजिशियन ने अपनी वेल कंसिडर्ड मेडिसिन जो है वो दे दी है, ठीक है ना, इंटरनली दे दिया और उसको पता है भी मेरी दवाई से क्या होना है। तो बाकी के जो इरेशनल बोल रहे हैं प्रैक्टिस हैं, ठीक है, यही मिक्सचर्स और कंपाउंड्स की ड्रिंक्स देना, फॉर्मेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एक साथ दे देना, कोई ग्लिस्टर्स है उनको इंजेक्ट करना, रबिंग सम ऑइंटमेंट्स, ठीक है ना, बोल रहे ये फिर एलोपैथिक जो रूटीन ऑफ प्रैक्टिस है वो इसको छोड़ देता है और उन्हीं को देता है भाई तुम करते रहो, मेरे बस का काम नहीं है। वेन द वर्ड इज रैशनल फिजिशियन, क्योंकि जो रैशनल फिजिशियन है वो तो ऐसा करेगा ही नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं कभी नहीं बोलता, ठीक है ना, कि एलोपैथिक डॉक्टर्स में रैशनल फिजिशियंस नहीं हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, ठीक है ना। जितना मिनिमल मेडिसिन मैं जानता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे शहर में ही हैं हु डोंट गिव जो फालतू की मेडिकेशन होते हैं, यहाँ पे थायराइड 7 आ जाए 6 आ जाए, चलो जी थायरोनॉम 50 शुरू कर दो, अल्ट्रॉक्सिन 50। मैंने कितने फिजिशियन देखे हैं, अच्छे फिजिशियंस जो हैं नहीं देते। हमारा TSH 10 तक भी हो जाएगा, 11 तक। एक तो है वो बोलता कि तेरे को सिम्टम क्या है ये बता थायराइड का, बोले कुछ नहीं मैंने तो चेक कराया, तो जब सिम्टम होगा फिर देखेंगे, अभी कोई सिम्टम नहीं तेरे को। यहाँ तक भी है रैशनल फिजिशियंस, ठीक है, चलो वो होम्योपैथी नहीं करते, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो अपने सिस्टम में रह के जितना रैशनली प्रैक्टिस कर सकते हैं करते हैं, बहुत अच्छे हैं। बट यहाँ पे जो बात होती है ना, जब भी यहाँ पे बात होती है तो वो होती है कि इरेशनल प्रैक्टिसेस की। और एक है वो दूसरे भी हैं, वो ज़्यादा हैं, वो आते हैं यहाँ पे, वो सबको बेलता रहता, कोई भी 40 साल के ऊपर है, उन्होंने कि आगे जाके भी तो आपका घुटना खराब होना ही है, आज ही बदलवा लो। आज इतने में बदलेगा, आगे महंगाई हो जानी है 20 साल के बाद, तो कितने महंगे में बदलेगा तो बताओ। वो महंगाई के डरा डरा के सबके घुटने बदल देता है, वो महंगाई से डरा के। और 20 साल, आज 1.5 लाख का 20 साल के बाद जब डलवाओगे 6-7 लाख का पड़ेगा। बंदा ही सोचता अच्छा है 1.5 लाख 6-7, अब गारंटी 15 साल की गोडे की, अगर 15 साल के बाद फिर खराब हो गया फिर घुटने की। तो अब ये जो इरेशनल प्रैक्टिसेस है इनके ऊपर बात कर रहे हैं हनीमन सर। So the suitableness of a medicine for any given case of disease does not depend on its accurate homeopathic selection alone. मेडिसिन की suitableness सिर्फ इस बात पे नहीं डिपेंड करती कि एक्यूरेटली होम्योपैथिक है वो, ठीक है ना, सिर्फ नहीं, बट लाइकवाइज ऑन द प्रॉपर साइज और रेदर स्मॉलनेस ऑफ द डोज। अब हम आ गए हैं डोज के ऊपर, अब बात करेंगे डोज, ठीक है ना। अब तक मेडिसिन की बात कर दी, भाई सिंपल होनी चाहिए, सिंगल सब्सटेंस होना चाहिए, अब डोज कितनी होनी चाहिए उसकी। तो होम्योपैथिक सिलेक्शन के साथ साथ, सिमिलैरिटी के साथ साथ ये भी है कि उसकी जो स्मॉलनेस है डोज की वो बहुत जरूरी है। डोज शुड बी प्रॉपरली स्मॉल। if we give too strong a dose of medicine which may have been even quite homeopathically chosen for the morbid state before us, अगर बिल्कुल सही मेडिसिन है, प्रॉपर सिमिलिमम है, प्रॉपर एंटीसोरिक है, लेकिन उसकी हमने स्ट्रॉन्ग डोज दे दी, फिर क्या होगा, इट मस्ट नॉट विद स्टैंडिंग द इनहेरेंट बेनिफिशियल कैरेक्टर ऑफ इट्स नेचर प्रूव इंजूरियस बाय इट्स मियर मैग्नीट्यूड। मेडिसिन दी थी ठीक करने के लिए, ठीक है ना, उस बेनिफिट देने के लिए पेशेंट को, लेकिन क्योंकि हमने डोज बहुत बड़ी दे दी तो वो उससे भी ज़्यादा इंजूरियस इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। एंड बाय द अननेसेसरी टू स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स होम्योपैथिक सिमिलरिटी ऑफ एक्शन it makes upon the vital force which it attacks, and through the vital force upon those parts of the organism which are more sensitive and are already most affected by the natural disease। अब हमने ये समझ लिया कि जो प्राइमरी एक्शन है वो डोज ने करना है पेशेंट के ऊपर, ठीक है ना, उसने प्राइमरी एक्शन करना है। प्राइमरी एक्शन में क्या करना है उसने, कि जो भी सिम्टम उनको थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब फॉर एग्जांपल आपकी डोज प्रॉपर होम्योपैथिक डोज है, ठीक है ना, जो जो सिम्टम है सबको मैच कर रही है, कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है जो उसके स्फीयर ऑफ एक्शन के बाहर है, जो पेशेंट में प्रेजेंट है। अब वो डोज हमने बड़ी मात्रा में दे दी, लार्ज डोज दे दी, इतनी लार्ज डोज दे दी
कि अब उसने बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द एक्शन काम कहाँ पे करना है, उन्हीं पार्ट्स के ऊपर जो डिजीज हैं, क्योंकि सिमिलर है तो उसने उनको बढ़ाना है। डोज लार्ज है, और ज्यादा बढ़ाती रहेगी, और ज्यादा बढ़ाती रहेगी, और ज्यादा बढ़ाती रहेगी। तो जितना उसने फायदा देना था, जितनी वो डिजीज थी ही नहीं, उसका दुगना तिगना चौगना उसने इफेक्ट कर दिया उसके ऊपर। वो तो पेशेंट तो फिर हाथ ही जोड़ के जाएगा, डॉक्टर साहब हम बचने के लिए आए थे, आपने मारने वाले कर दिया। मेडिसिन भी सही है, बड़े ध्यान से चूज की थी, गड़बड़ कहाँ होगी ये सोचते रहते बैठे हम। और ये चलो यहाँ पे अभी फिर भी बिकॉज ऑफ इतनी देर से डॉक्टर मावी फादर साहब वो चलाते रहे हैं, एक मूवमेंट चलाते रहे हैं, काफ़ी लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है। नो नहीं तो एटलीस्ट जो नए आते हैं बच्चे उनको तो बताते हैं। फॉरेन में बहुत बुरा हाल है बाहर। पहली बात तो है कि उसका एक बड़ा कारण है कि वहाँ पे जितने भी होम्योपैथ्स हैं, दे आर ऑल एलोपैथ्स हु आर कन्वर्टेड इनटू होम्योपैथ्स। पहली चीज़ तो है, इच्छा तो होम्योपैथी करने की, क्योंकि वो देखा होगा कि भाई कैसा एक्शन है। कुछ खुद के भी एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ आसपास से भी एक्सपीरियंस होते हैं। अब हम जाते हैं, करते हैं वहाँ पे, पेशेंट्स देखते हैं, तो कोई पेशेंट जब ठीक होते हैं तो देखते हैं भी अच्छा एक सिंगल डोज से इतने से पेशेंट ठीक हो रहा है, तो इच्छा तो होती है भी हम भी करें। क्योंकि ऑब्वियसली वो जो भी आ रहे हैं वो इसी वजह से, क्योंकि मैं सबसे बात करता हूँ, तो वो जो डॉक्टर हनीमैन का एक आइडिया था भाई ठीक तो कोई हो नहीं रहा, तो करना क्यों है। वो मोस्ट ऑफ द पीपल वो इसी वजह से आए हैं, होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए। और दे हैव गुड कंसाइंस इन देम, कंसाइंस बहुत स्ट्रांग है कि भाई भला हो किसी का, किसी के लिए अच्छा किया जाए। लेकिन वो जो एक मटेरियल डोज का कंसेप्ट है वो नहीं छूटता। तो बड़ी बार जब कभी केस डिस्कस होता है कि भाई ऐसे मेडिसिन दी थी, ये हो गया, फिर वो एंटीडोट करनी पड़ी। एंटीडोट भी तभी करनी पड़ती है, उसका कंसेप्ट भी इसीलिए आया है, क्योंकि कल परसों मैं बात कर रहा था क्लिनिक में कि एंटीडोट का कंसेप्ट कहाँ से आया है। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे जो डॉक्टर्स थे, हाँ डॉक्टर हनीमन के टाइम या उनके बाद, जिनका यही था कि नहीं लार्ज डोजेस देने हैं, इसमें आएगा आगे बात, लार्ज डोज देनी है, छोटी डोज से क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो पानी ही रह गया, आप इसमें तो दवाई ही नहीं है। वो जिनका वो कंसेप्ट था, अब इसमें क्या बचेगा। ठीक है ना, वो लार्ज डोज देते थे, लार्ज डोज देते एग्रावेशन होता तो फिर एंटीडोट करनी पड़ती थी, क्योंकि दवाई सही होती थी। वो नॉलेज थी उनको सिमिलर सिमिलिबस करंटर की। तो वही है, डॉक्टर हनुमान बोल रहे कि अगर वो आपकी होम्योपैथी का सिमिलर दवाई है फिर तो वो जबरदस्त एग्रावेशन कर देगी लार्ज डोज। क्यों? क्योंकि उसने एक्शन ही उन और पार्ट्स पे करना है, उन सिम्टम्स पे करना है जिसके वो सिमिलर है, उन्हीं को बढ़ा देना है उसने। अगर स्मॉल होगी तो थोड़ा सा बढ़ा के उसको कम करना है, उसका डोज का जो एक्शन है वो डिमिनिश हो गया और वाइटल फोर्स ने अपना सेकेंडरी एक्शन शुरू कर दिया। अभी यहाँ पे डोज का एक्शन ही इतना लंबा चला गया, बिकॉज ऑफ द लार्ज डोज वाइटल फोर्स खुद ही वीक होगी बेचारी, वो क्या करे अभी सामने से, है ना। So aphorism 276, for this reason, a medicine, even though it may be homeopathically suited to the case of disease, does harm in every dose that is too large. The more harm, the larger the dose. And by the magnitude of dose, it does more harm the greater its homeopathicity and higher the potency selected. अब ये बात एक समझने वाली है सारी चीज में, क्या मोस्टली ना हाई पोटेंसीज नहीं देते, डरते हैं कुछ होम्योपैथ हाई पोटेंसी देने से, कि जो हाइपोटेंसी नहीं देनी चाहिए क्योंकि एग्रावेशन ज़्यादा हो जाती है। हाइपोटेंसी से नहीं एग्रावेशन होती, यही यहाँ पे बात समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एफोरिज्म 276 में समझने वाली, कि द एग्रावेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ द हाइपोटेंसी, द एग्रावेशन इज बिकॉज ऑफ द हाई और लार्ज डोज ऑफ द मेडिसिन। अब जिनको आदत है 20-20 बूंदें देने की, 20 बूंदें डाल लेना जी, भगवान करे वो अनहोम्योपैथिक हो पेशेंट को कुछ नहीं होगा गलती से, क्योंकि उनकी इच्छा तो है नहीं, लेकिन गलती से अगर वो होम्योपैथिक हो गई, वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि द मोर हार्म द लार्जर डोज, जितना ज्यादा हार्म हुआ इसका मतलब डोज बहुत लार्ज थी, एंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द डोज इट डज मोर हार्म, अभी तो डोज ज्यादा है, और अगर उसको वो होम्योपैथिक भी हो गई, सब सिम्टम्स को सिमिलर है, प्लस उसकी पोटेंसी भी हाई कर दी हमने, फिर गया सब
जो हालत फिर पेशेंट क्योंकि वो बयान नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हाइपोटेंसी इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर लार्ज डोज है, होम्योपैथिकली सिलेक्ट हो गई गलती से, गलती वर्ड यूज कर रहा हूं, गलती से होम्योपैथिकली सिलेक्ट हो गई और पोटेंसी भी हाई कर दी, and it does much more injury than any equally large dose of a medicine that is unhomeopathic. कोई लार्ज डोज हमने अनहोम्योपैथिक मेडिसिन की दे दी, वो नहीं करेगी इंजरी इतनी, क्योंकि वो सिमिलर ही नहीं है। वो सिमिलर, उसने तो एग्रावेशन प्रोड्यूस करनी, जब सिमिलर है ही नहीं सिम्टम, वो क्या एग्रावेशन प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन हो गई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर गिविंग द मेडिसिन, सही है गलत है बात की बात, डोज शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल डोज देनी है। फिर आप जितनी मर्जी हाइपोटेंसी तक देते रहो, कोई फर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये जो कंसेप्ट है, कुछ डॉक्टर, क्योंकि लिखा हुआ है जी ऑर्गेनल में कि हाइपोटेंसी से एग्रेशन है, हाइपोटेंसी से नहीं होती, लार्ज डोज की वजह से। अगर हाइपोटेंसी से एग्रेवेशन होती तो बनाती ना हाइपोटेंसी, लो में ही रखते। इसीलिए वो डॉक्टर जिन्होंने लार्ज डोजेस देनी होती है ना, पोटेंसी लो ही रखते कि अगर एग्रेवेशन हो भी जाए तो ज्यादा ना हो जाए, ठीक है ना। सो ये याद रखना है कि हाइपोटेंसी प्रॉब्लम नहीं होती, लार्ज डोज इज द प्रॉब्लम। फॉर इन द फॉर्मर केस द सो कॉल्ड होम्योपैथिक एग्रावेशन, जिसकी बात की गई 157 to 160 एफोरिज्म में, दैट इज टू से the very analogous medicinal disease produced by the vital force stirred up by the excessively large dose of medicine in the parts of the organism that are most suffering and most irritated by the original disease। वही parts, वही जो organs हैं, वही जो tissues पहले ही irritated state में हैं, वो पहले ही सफरिंग में है। अभी आंख है, आंख की कंजेक्टिवाइटिस चल रही है, उसके लिए लार्ज डोज दे दी जाए होम्योपैथिक रेमेडी, वो तो अल्सरेशन हो जाएगी उसमें, इतनी रेडनेस, इतनी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, हो सकता है आंख की विजन ही चली जाए उसके बाद, ठीक है ना। सो क्योंकि मेडिसिन जो होम्योपैथिक होगी उसका क्या क्या है कि सिमिलर डिजीज प्रोड्यूस करना अंदर जाकर। अब वो डोज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर रहे। हमने छोटी सी दी डोज, ठीक है ना, छोटी सी दी, उसका एक्शन छोटी देर रहा तो उसने स्टिमुलेट कर दिया, काम करके खत्म उसका एक्शन। बड़ी डोज दे दी, वो एक्शन लंबे समय तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। Which medicinal disease, had it been of appropriate intensity, would have gently affected a cure, rises to an injurious height, the patient to be sure no longer suffers from the original disease, for that has been homeopathically eradicated, but he suffers all the more from the excessive medicinal disease and from useless exhaustion of his strength। बोले क्योंकि होम्योपैथिक तो उसने ओरिजिनल डिजीज खत्म कर दिया है, ये नहीं भी ओरिजिनल डिजीज है वहां पे अभी। इसीलिए मोस्टली क्या होता था, तभी क्या करते थे कि जब हो जाती थी ना ऐसे होम्योपैथिक एग्रावेशन, तो एंटीडोट पहले ही तैयार रखते थे, क्योंकि तो मेंटेलिटी बननी थी भी छोटी नहीं देनी डोज। उसमें बहुत पेशेंट ने सफ़र भी किया है, नहीं नहीं बोलता कि वो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस थी, लेकिन ठीक है उनकी एक इंटेलिजेंट थे, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मान पाते लोग। मैं नाम नहीं लूँगा, हैं कुछ डॉक्टर्स थे ऐसे, मैं पढ़ा हुआ है मैंने उनका लिटरेचर, दे यूज टू डू थिंग्स लाइक दिस। तो एंटीडोट साथ में तैयार रखते थे, भाई थोड़ी सी एग्रेशन दे देनी है, क्योंकि उन्होंने ये तो पा लिया था भेद, एक्सपेरिमेंट कर करके कि बीमारी तो चली जाती है, बस एंटीडोट कर दो। लेकिन वो पेशेंट की जो सफरिंग है, कभी कभी नहीं भी होता था एंटीडोट। एंटीडोट कौन सा हर बार होगा, हर बार तो नहीं होगा एंटीडोट वो, ठीक है ना। वो तो वाइटल फोर्स के रिएक्शन के ऊपर है ना, वो एंटीडोट को ले एक्सेप्ट करे उस टाइम पे या ना ले, बहुत पेशेंट का नुकसान भी हो जाता था, ठीक है ना। सो जो ओरिजिनल डिजीज है वो तो बीइंग होम्योपैथिकली उसने इरेडिकेट कर दिया है, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अब जो मेडिसिनल डिजीज है अंदर, उससे इंसान ज्यादा परेशान हो गया है ओरिजिनल डिजीज से भी। नेचुरल डिजीज की तो इतनी इंटेंसिटी थी ही नहीं जितनी आर्टिफिशियल डिजीज की बन गई है। फुटनोट टू एफोरिज्म 276, द प्रेज बेस्टोर्ड ऑफ लेट ईयर्स बाय सम, ये जो डॉक्टर हनीमन बात कर रहे हैं वही डॉक्टर्स थे, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स थे, देयर वर फ्यू होम्योपैथिस्ट हु वर bestowing, who were praising this thing, praising the large doses, ठीक है ना। the praise bestowed of late years by some few homeopathists on the large doses is owing to this, either
that they choose low dynamization of the medicine to be administered. बोले याद क्योंकि वो क्यों प्रेज कर रहे हैं लार्ज डोजेस को, कि वो लो पोटेंसी चूज करते हैं, 6x 12x ऐसी देते थे वो, of the medicine to be administered as I myself used to do 20 years ago. मैं भी करता था 20 साल पहले, क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं था उस टाइम पे, फ्रॉम नॉट नोइंग एनी बेटर, ठीक है ना, नॉलेज आपकी बढ़ती जाती है ना, मैं भी करता था। इसलिए डॉक्टर हनीमैन की खूबी क्या है, उनके बताने के तरीके में खूबी क्या है, कि जो आप सोच रहे हो ना करने के लिए, उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, वो सब करके आए हुए हैं। मैं भी देता था, लार्ज डोजेज देता था, लो पोटेंसी में देता था, और मैंने देखा उनका क्या नुकसान हुआ। एंड देन आई स्टार्टेड मूविंग टू स्मॉल डोजेस, और दैट द मेडिसिन सिलेक्टेड वर नॉट परफेक्टली होम्योपैथिक, या फिर जो मेडिसिन सिलेक्ट है वो परफेक्टली होम्योपैथिक नहीं थी, इसलिए वो प्रेज कर रहे हैं लार्ज डोजेस को, ठीक है ना। लो डायनामाइजेशन में देते हैं, हाई डायनामाइजेशन में देते नहीं, क्यों? क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस यही था, हाई में दी तो एग्रावेशन बहुत ही खतरनाक होती है, तो हाई डायनामाइजेशन देते नहीं थे वो, लो डायनामाइजेशन और लार्ज डोज देते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली बताने का क्या मतलब है, पहली चीज तो चलो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज हमने देनी है, ठीक है ना, और आगे बात करेंगे भी होम्योपैथी में हम जितना मर्जी स्मॉल जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, ठीक है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता कि दवाई का असर खत्म हो गया जाए, दवाई काम करेगी करेगी अगर आपके वो होम्योपैथिकली सूटेबल रेमेडी है। इट कैन नॉट बी मेड सो लो, कैन नेवर बी मेड सो लो। अगर आप एक ग्लोब्यूल होम्योपैथिक मेडिसिन का लेते हो, ठीक है ना, उसको एक गिलास पानी में डाल देते हो, एक छोटा सा ग्लोब्यूल 10 नंबर का, तो वो पानी भी सारा मेडिकेटेड हो जाता है, बिकॉज होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उसका जो इफेक्ट है दैट डज नॉट गो बाय द मैकेनिकल फिजिक्स, वो मैकेनिकल फिजिक्स के हिसाब से नहीं जाता, वो क्वांटम के हिसाब से जाता है। एक सिंपल एग्जांपल है, आप उदास हो, आप उदास हो, आप किसी दोस्त के पास चले गए, दोस्त खुश है, वो अपने एक फेज में है जहाँ पे वो खुश है, आप उसके पास गए, आप बैठे बातें की, ये है ना, तो थोड़ी देर बाद आपको भी महसूस हो, हाँ यार मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, खुशी अंदर से महसूस होने लगी, अच्छा लगने लगा, आप उठ के चले गए, तो क्या दोस्त की खुशी में कोई कमी आई? आप वहां से उससे खुशी ले गए हो, ठीक है ना, अगर देखा जाए आपने उससे खुशी ले ली, तो क्या दोस्त की लेकिन खुशी में कमी आई? नहीं, वो उतना ही खुश होगा, हो सकता है ज्यादा हो जाए आपसे मिलने के बाद, कमी नहीं आ सकती। मैकेनिकल फिजिक्स में हम अगर कहीं से कुछ ले लेते हैं तो पीछे वो कम हो जाता है, ठीक है ना। अगर पानी एक बीकर से दूसरे बीकर में ऐसे करके डाला जाए तो पहले वाले बीकर में कम हो गया, इसमें थोड़ा सा आ गया, ये मैकेनिकल फिजिक्स है, जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो इसके ऊपर काम करती है। क्वांटम फिजिक्स इसके ऊपर काम नहीं करती। क्वांटम फिजिक्स का कहना भी एक क्वांट है, अगर वो अपनी इंप्रेशन दूसरे क्वांट्स के ऊपर छोड़ता है, अगर उसने 10 क्वांट्स, तो उसका इंप्रेशन कम नहीं होता, 10 का बढ़ जाता है, 10 उसी के रंग में रंग जाते हैं। और ये हमें एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिलता है कि हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। आप खुश थे, किसी दुखी वाले घर पे चले गए, कोई कहीं हो गया, रो रहे हैं सब लोग, बहुत परेशान है, कोई बोल रहा है, आपके भी अंदर से ना एक पेन आनी शुरू हो जाती है, लेकिन आपके अंदर आपने उनकी पेन ली। हम बोलते हैं ना दर्द बांट लो, दर्द बंटता नहीं कभी भी, दर्द ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कम उनका भी नहीं हुआ। ये नहीं भी आपके आने के बाद उन लोगों को सब हंसने लग जाएंगे, खुश हो जाएंगे, चलो दे दिया इसको दर्द, काम खत्म हो गया हमारा, नहीं, वो तो और रोते हैं। आप देखते हो कि वो जब कोई रोने वाला होता है ना कहीं पे, वो जितने लोग आते जाते हैं ना घर में, वो उतना ज्यादा उनका दुख बढ़ रोते जाते हैं, उतना ज्यादा रोते जाते हैं, उतना ज्यादा रोते हैं, हर किसी को देख के फिर रोना जाता, देख के फिर रोना, तो दुख कम कहाँ हुआ, बढ़ रहा है उनका तो। साथ में बाकी के जो थे उनको भी वो चीज मिल जाती है। तो दिस द होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिकली एक्ट्स इन द सेम वे। अगर एक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, हमने शायद पहले बात की है, पता नहीं की, मुझे एक स्टूडेंट है उसी ने भेजा था डॉक्टर हेल की बुक में, कि वो एक ग्लोब्यूल मेडिकेटेड ग्लोब्यूल अगर 10,000 अनमेडिकेटेड ग्लोब्यूल के बीच में रख दिया जाए,
तो आफ्टर फ्यू आवर्स हमें अगर उनमें से पेरिफेरी से हम कोई ग्लोब्यूल उठा लेते हैं, है ना, बाहर से कोई ग्लोब्यूल उठा देते हैं और वो एक हेल्दी ह्यूमन बींग को दे देते हैं, तो आप देखोगे कि वो जिस भी मेडिसिन, फॉर एग्जांपल उसने मेरे ख्याल से सल्फर के साथ किया था एक्सपेरिमेंट, तो वो जो पेशेंट है उसको नहीं पता मेरे को क्या दिया है, वो जो हेल्दी ह्यूमन बींग है जो प्रूव है, उसको जब दी गई वो, तो उसमें सल्फर के सिम्टम्स आने शुरू हो गए। तो एक मेडिकेटेड ग्लोब्यूल सिर्फ रखा था अनमेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स के बीच में। सो दिस इज हाउ बेसिकली दी होम्योपैथिक मेडिकेशन जो है, अगर हम बोलते हैं उसको कितना छोटा किया जा सके कि उसमें से मेडिसिन चली जाए, नॉट पॉसिबल। मेडिसिन फिर भी रहेगी, जितना मर्जी छोटा कर लो आप उसको, जितनी मर्जी डिल्यूशन में ले जाओ, जितने मर्जी उसमें कर लो, बिकॉज जो भी उसका पार्ट है वो तो है ही है उसमें, वो तो है उसमें। यही बात करेंगे आगे। For the same reason, and because a medicine provided the dose of if was sufficiently small, is all the more salutary and almost marvelously efficacious, the more accurately homeopathic its selection has been. A medicine whose selection has been accurately homeopathic must be all the more salutary the more its dose is reduced to the degree of minuteness appropriate for a gentle remedial effect. हम उसकी डोज को जितना भी माइन्यूट करेंगे, और खास करके वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो मार्वलस रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, इतना एफिकेशियस रिजल्ट होगा, इतना मार्वलस रिजल्ट होगा, आप भी हैरान रह जाओगे ये हुआ कैसे इतनी छोटी सी डोज से। Here the question rises that what is this most suitable degree of minuteness? अब क्वेश्चन आता है कितनी माइन्यूटनेस, मतलब कितना, फॉर श्योर एंड जेंटल रेमेडियल इफेक्ट, एक जेंटल रेमेडियल इफेक्ट देना तो कितनी माइन्यूटनेस होनी चाहिए, मतलब बिकॉज हमने जो भी एक क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है हमारे दिमाग में, वो एक स्केल के ऊपर है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है ना, ज़्यादा कम हम एक स्केल के ऊपर देखते हैं, चाहे वो मास के फॉर्म में है, चाहे वो लेंथ की फॉर्म में, चाहे वो एरिया के फॉर्म में, वी हैव अ स्केल, तो ये कम है और ये ज़्यादा है, हम इस तरह से देखते हैं। तो वो देखा जाए तो माइन्यूटनेस कितनी होनी चाहिए, हाउ स्मॉल, इन अदर वर्ड्स, मस्ट बी द डोज ऑफ ईच इंडिविजुअल मेडिसिन, हर मेडिसिन की, हर इंडिविजुअल मेडिसिन की। अब इग्निशिया का हो सकता है माइन्यूटनेस कुछ और हो, सेंसिटिव है मेडिसिन, ठीक है ना, कार्बोवेज की माइन्यूटनेस भी कुछ और हो सकती है, वो थोड़ा इतना सेंसिटिव नहीं है। तो हर इंडिविजुअल मेडिसिन की भी कितनी होनी चाहिए स्मॉलनेस, होम्योपैथिकली सिलेक्टेड फॉर अ केस ऑफ डिजीज टू इफेक्ट द बेस्ट क्योर, केस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भी कैसे केस में कैसी मेडिसिन दें। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टू डिटरमिन फॉर एवरी पर्टिकुलर मेडिसिन what dose of it will suffice for homeopathic therapeutic purposes and yet to be so minute that the gentlest and most rapid cure may be thereby obtained, ठीक है ना, क्योंकि हर मेडिसिन की डोज कितनी होनी चाहिए, माइन्यूट, ताकि वो जेंटल और रैपिड क्योर कर सके हर केस में जहाँ पे भी वो थेराप्यूटिक सॉरी होम्योपैथिकली सिलेक्टेड है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज एज मे इजीली बी कंसीव्ड नॉट द वर्क ऑफ थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन। और ये जो काम है ये हम थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन से नहीं कर सकते, मतलब कहने का क्या मतलब कि किसी थ्योरी के साथ, किसी मैथमेटिक्स के साथ, किसी कैलकुलेशन के साथ नहीं ये किया जा सकता, ये नहीं हो सकता। नॉट बाय फाइन स्पन रीजनिंग, ना ही कोई मैं बोल रहा कि भाई रीजनिंग आपको बता दूं भी अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा कर लो, ऐसा है तो ये करना चाहिए हमें, वो भी नहीं। नॉट बाय स्पीशियस सोफिस्ट्री, झूठ को सच में घुमा के कुछ ऐसा स्पिनिंग कर दी जाए, कैन वी एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऐसा नहीं मिलेगा हमें प्रॉब्लम। कैसे मिलेगा, प्योर एक्सपेरिमेंट, केयरफुल ऑब्जर्वेशन and accurate experience can alone determine this, and it were absurd to adduce the large doses of unsuitable medicines of the old system। adduce मतलब भी उनकी गवाही देना कि जैसे लार्ज डोजेस दी जाती हैं जी एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में, तो बोल रहे वो तो बिल्कुल नहीं करना, उसके ऊपर तो हम अपनी जो डोज की समझ है कि वो जितना है ना, तो बोल रहे वो तो बिल्कुल भी नहीं रखना हमने। हमने ये देखना है भी हमें एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, उस एक्सपेरिमेंट से हमें केयरफुली क्या ऑब्जर्व करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन से हमारा एक्सपीरियंस क्या बनता है, विच डू नॉट टच द डिजीज साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म होम्योपैथिकली, क्योंकि वो होम्योपैथिकली डिजीज पार्ट जो है ऑर्गेनिज्म को उसको टच ही नहीं करता,
तो उसके ऊपर तो हमारा कोई भी जो है रिजल्ट है वो उस मेडिसिन के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, बट ओनली अटैक द पार्ट्स अनफेक्टेड बाय द डिजीज इन ऑपोजिशन टू व्हाट प्योर एक्सपीरियंस प्रोनाउंसेस रिस्पेक्टिंग द स्मॉलनेस ऑफ डिजीज रिक्वायर्ड फॉर होम्योपैथिक क्योर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दिस प्योर एक्सपीरियंस शोज, अब जो एक्सपीरियंस है वो क्या बताता है, shows universally that if the disease do not manifestly depend on the considerable deterioration of an important viscous, अगर जो बीमारी है वो इसके ऊपर नहीं डिपेंड करती कि जो विस्कस है, कोई विसरा है, बॉडी का कोई ऑर्गन है वो बहुत डिटेरियोरेट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, उसके ऊपर कोई डिजीज हमारी जो है सिम्टम्स उसके ऊपर बेस्ड हैं, या रीनल फेलियर हो गया, हमारे जो सिम्टम्स है उसके ऊपर बेस्ड हैं, इवन दो इट बिलोंग टू द क्रॉनिक एंड कॉम्प्लिकेटेड डिजीज। ठीक है ना, है वो भी क्रॉनिक डिजीज ही, ये नहीं कहते वो क्रॉनिक डिजीज नहीं है, वो भी क्रॉनिक और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है। एंड इफ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑल अदर एलियन मेडिसिनल इन्फ्लुएंसेस आर केप्ट अवे फ्रॉम द पेशेंट्स, बाकी के सभी जो और कोई हम मेडिसिन नहीं दे रहे पेशेंट को और कोई मेडिसिन नहीं चल रही, द डोज ऑफ द होम्योपैथिक सिलेक्टेड रेमेडी कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड सो स्मॉल दैट इट शैल नॉट बी स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल डिजीज। अगर ऐसी कंडीशंस नहीं है, दो कंडीशंस नहीं है, एक तो उनकी कोई मेडिसिनल इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं है, दूसरा कोई ऑर्गन ही जो है वो इतना डिटीरियोरेट हो गया कि जो जितनी भी डिजीज है बेसिकली उसके ही इफेक्ट के ऊपर बनी हुई है, तो बोल रहा है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है आप कभी भी इतनी माइन्यूट नहीं कर सकते कि वो नेचुरल डिजीज से स्ट्रॉन्गर ना हो। ये बात को समझना है। अगर आप एक ग्लोब्यूल दे रहे हो, ग्लोब्यूल को क्रश करके उसका कुछ पार्ट दे रहे हो, एक ग्लोब्यूल को पानी में डिजोल्व करके एक ग्लास में उसमें से एक चम्मच लेके फिर एक ग्लास में दे रहे हो, आप कभी भी मेडिसिन को इतना स्मॉल नहीं कर पाओगे कि वो नेचुरल डिजीज से स्ट्रॉन्ग करना हो। होम्योपैथिक होनी चाहिए, गलत दवाई के साथ एक्सपेरिमेंट किया फिर नहीं। ठीक है ना, बात है द डोज ऑफ द होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी एंड शेल नॉट बी एबल टू ओवर पावर एक्सटिंग्विश एंड क्योर, ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो नेचुरल डिजीज को ओवर पावर एक्सटिंग्विश एंड क्योर ना कर सके, एटलीस्ट इन पार्ट एज लॉन्ग एज इट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग सम दो बट अ स्लाइट प्रिपोंडरेंस ऑफ इट्स ओन सिम्टम्स ओवर दोज ऑफ द डिजीज रिजेंबलिंग इट। ठीक है ना, तो एटलीस्ट उसका जितनी मर्जी आप छोटा कर लो, अगर नेचुरल डिजीज है तो उसके कुछ पार्ट्स को तो ओवर पावर कर ही लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, डॉक्टर ने बता रहे हैं भाई आप डोज को ये मत सोचो भी इतना छोटी हो जाएगी डोज या इतना कम हम देंगे तो उससे होगा। बड़ी बार ना मैंने देखो हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, ग्लोबल्स में 2 ड्रॉप डाल दिए अराउंड 1 बॉटल ग्लो या 3 डाल दिए। ठीक है ना, कभी कभी आते हैं स्टूडेंट भी, ये पेशेंट्स भी होते हैं, स्मेल नहीं है जी, टेस्ट नहीं है दवाई का, स्मेल और टेस्ट तो अल्कोहल का दवाई का तो है ही नहीं, दवाई का कौन सा टेस्ट है वहां पे, या वो लगता है ग्लोब्यूल गीला ना हुआ हो जब तक दवाई के साथ तो दवाई गई नहीं होगी उसमें। दिस इज नेवर द केस। मैंने अभी इसीलिए आपको बताया भी एक मेडिकेटेड ग्लोब्यूल आप 10,000 अनमेडिकेटेड ग्लोब्यूल के बीच में से रख दो एंड देन ट्राई इट, कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट ही है, उसमें करने में क्या है, किया हुआ है, लोगों ने किया हुआ है, वो भी मेडिकेट हो जाता है। और उसका रीजन जो है वो मैंने आपको बताया कि इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द क्वांट फिलोसफी। तो आप दवाई को कभी भी इतना छोटा नहीं कर सकते कि वो नेचुरल डिजीज को ओवर पावर ना कर सके। ठीक है ना, प्रोड्यूसेस लाइट, और वो स्लाइटली होम्योपैथिक एग्रावेशन भी प्रोड्यूस करेगी जब आपकी दवाई सही है। हल्का सा अक्सर दवाई लेने के बाद थोड़ा सिर सा भारी हो गया था, अक्सर दवाई लेने के बाद ना थोड़ा सा ऐसे पेन सी महसूस, जो थे ऑलरेडी सिम्टम वही हल्के से बड़े हुए immediately after its ingestion. This incontrovertible axiom of experience is the standard of measurement by which the doses of all homeopathic medicines, without exception, are to be reduced to such an extent that after their ingestion they shall excite a scarcely observable homeopathic aggravation. तो अब वहां तक बोलते हैं कि यही एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या है कि आप दवाई को कभी भी इतनी छोटी नहीं कर सकते या उसका कभी भी इतना कम नहीं कर सकते कि उसका नेचुरल डिजीज के ऊपर एक्शन ना हो, अनटिल वो दो जो कंडीशन है वो निकाल दी जाए। वैसी कंडीशन है तो थोड़ी सी ज़्यादा डोज हमें देनी पड़ सकती है,
बट अगेन सी, जो डोजेज है बड़ी बार इसके ऊपर बात होती है, बहुत सारे लोग बताते हैं पोटेंसी के ऊपर, डोजेज के ऊपर, कब ऐसी पोटेंसी देनी चाहिए, कब कैसी पोटेंसी देनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर हनुमान ने कहा कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इस चीज। मैं भी आपको बता दूंगा इसमें 200 दो, इसमें मैं बताता भी हूँ, ये नहीं मैं नहीं बताता। 200 इसमें चलेगी, 1M यहाँ पे आ सकती है, 10M यहाँ पे आ सकती है, मैं भी बताता हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो बताने का काम कहाँ से आ रहा है ये समझना जरूरी है, फ्रॉम एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस से आ रहा है, मेरा एक्सपीरियंस जो है डोज को लेके, मैं कितनी डोज देता हूँ, कितनी पोटेंसी रखता हूँ उसके ऊपर। सो दिस इज बेसिकली एन इनकंट्रोवर्टिबल एक्सियम ऑफ द एक्सपीरियंस, ठीक है ना। सो इसीलिए डॉक्टर हनेमन ने, अगर हम देखेंगे हो जाएगा ये डोज की एफोरिज्म चल रहा है, डोज कितनी देनी चाहिए, ठीक है ना। आगे चलो और थोड़ा सा बताएंगे, वो ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे बिल्कुल भी, लेकिन यूजुअली इट इज बेसिकली लाइक दिस, जब आप मेडिसिन देना शुरू करते हो, हर टाइम लर्न करते रहो, हर टाइम सीखते रहो। मैंने इतनी डोज दी थी, मैंने 5 ग्लोब्यूल, 10 ग्लोब्यूल, 12 ग्लोब्यूल देते, उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ उसके बाद, सिम्टम्स अगर कोई नए आए वो कितनी स्ट्रांगली आए हैं, पुराने सिम्टम्स की एग्रावेशन कैसी रही, ठीक है ना। ये हम करते रहते हैं, ये करना भी चाहिए, ठीक है ना। यही है स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द डोज इन होम्योपैथिक मेडिसिन, विदाउट एक्सेप्शन आर टू बी रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंट, उन्होंने कि इतना रिड्यूस कर लो कि उनके इंजेक्शन के बाद थोड़ी सी स्कार्सली ऑब्जर्वेबल होम्योपैथिक एग्रेवेशन होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड है बस। लेट द डिमिन्यूशन ऑफ द डोज गो एवर सो फार। अब इसके हिसाब से आप जहां मर्जी तक डिमिन्यूट कर लो, चाहे कार्बोवेज में या इग्नीशिया में, हर मेडिसिन में अलग अलग से, हर चीज में अलग अलग से, एंड अपीयर एवर सो इनक्रेडिबल टू द मटेरियलिस्टिक आइडियाज ऑफ ऑर्डिनरी फिजिशियंस। और हो रहा है कि जो ऑर्डिनरी फिजिशियन है, जिनके मटेरियलिस्टिक आइडिया है, उनको ये बड़ी अजीब बात लगेगी कि ये क्या बात हुई। हम कहते हैं अगर बीमारी बड़ी है तो डोज उतनी बड़ी कर दो, ये कहते हैं उतनी छोटी कर दो, ये क्या बात हुई। बिल्कुल उल्टा, क्योंकि वो एलोपैथी है और ये बिल्कुल उल्टी है होम्योपैथी, ये इसलिए वो जो एक कंजर्वेशनल सोच है उसके बिल्कुल उल्टा है, उसके बिल्कुल उल्टा है। दवाई छोटी होती जाएगी, मेडिसिन कम होती जाएगी, जैसे जैसे पेशेंट हेल्दी होता जाएगा। वहां पे क्या मेडिसिन भी बढ़ रही है, जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ रहा है मेडिसिन बढ़ रही है। इस बार मैंने मर्ककोर पहली बार दी, 3 महीने के बाद देनी पड़ी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मुझे साल के बाद देनी पड़े, देनी ना पड़े। मेडिसिन कम हो रही है जैसे जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, बिल्कुल उल्टा है, मिरर इमेज है एक दूसरे की। और जो लोग सोचते हैं वे साथ में आ जाएंगे, वो कैसे आ जाएंगे मेरे को नहीं पता कैसे सोचते हैं। और पीछे चला था जी, बनाओ ऐसा कोर्स जहाँ पे दोनों साथ में, कैसे करेंगे काम साथ में। ये दो उल्टे हाथ हैं, मिरर इमेज है एक दूसरे, कैसे शेक हैंड कैसे होगा इनका, मेरे को तो ये नहीं समझ में आया, हाथ कैसे मिलाएंगे। ठीक है ना, वो एक एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्ट्रेरी एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। देयर आइडल डेक्लेमेशंस मस्ट सीज बिफोर द वर्डिक्ट ऑफ अनएरिंग एक्सपीरियंस, ठीक है ना। जो भी उनके वर्डिक्ट्स हैं, बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं ना कि ये तो प्लेसिबो ही है जी, होम्योपैथी तो होते ही कुछ नहीं इसमें, ये उनके आइडल डेक्लेमेशंस हैं होम्योपैथी को लेके। मस्ट सीज, ये रुक जाएंगी बिफोर द वर्डिक्ट ऑफ अनएरिंग एक्सपीरियंस, जब एक्सपीरियंस का वर्डिक्ट आएगा, जब सामने पेशेंट देखे जाएंगे, अच्छा ये कैसे ठीक हो गया, अच्छा ये कैसे ठीक हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता ठीक। कितने केस हैं, बहुत सारे होम्योपैथ्स के पास हैं, मेरे पास भी हैं, ठीक है ना। बात होम्योपैथी की है, ये नहीं भी कौन सा होम्योपैथ कौन सा नहीं, बात होम्योपैथी की है। बात यह है कि होम्योपैथी से ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं भी हुआ कैसे, ये कैसे हो गया। और मेरे जो पेशेंट्स हैं वो आके मुझे बताते हैं भी वो डॉक्टर को दिखाया था, वो बोलता हो ही नहीं सकता, मेरे साथ में ही है एक क्लिनिक, आगे है एक स्कैनिंग सेंटर है, मैं भेज देता हूँ उनके पास कभी कभी ना स्कैन करने के लिए।
तो वो जो भी जाता है पेशेंट, वो उनको बोलते हैं सर्जरी करा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। नेक्स्ट टाइम जाता है वही सेम पेशेंट, वो बोलते हैं कि फिर आपकी पुरानी रिपोर्ट गलत हो सकती है। कहाँ से करवाई थी? बोल रहे आपसे ही करवाई थी। फिर वो सोचने लग जाता है अच्छा ये कैसे, चलो पता नहीं कैसे हुआ, ये हम नहीं बता सकते। वो एक पेशेंट था, उसका गॉल स्टोन निकल गया, वो मानने को ही नहीं तैयार डॉक्टर। बोला नहीं नहीं, वो स्कैनिंग ही गलत थी आपकी। बोला आप ही ने की थी स्कैनिंग? बोला हाँ, तो हमसे कौन सा गलती नहीं। वो खुद को गलत कहने पे वो तैयार है। ठीक है ना, दीज आर दी आइडल डेक्लेमेशंस। अगेन मैं ये नहीं बोलता कि भाई डॉक्टर्स नहीं है एलोपैथी में या यहाँ पे जो नहीं मानते, सॉरी जो मानते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा काम करती है। मेरे पास पेशेंट भेजते हैं डॉक्टर्स, आते हैं। एक तो कनाडा से किसी होम्योपैथ ने रेफर किया, सॉरी एलोपैथ ने रेफर किया। अभी मैंने कुछ केसेस उनके देखे हैं सिटी, आप उनसे देख लो एक बार कंसल्ट करके इस केस में। द थिंग इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर गुड इन द सिस्टम। हमारे सिस्टम में कौन सा बुरे लोग नहीं है। मेरे फादर मावी सर बोलते थे कि भाई हमारी गाड़ी बहुत बढ़िया है होम्योपैथी की, लेकिन ड्राइवर बहुत बुरे हैं जो होम्योपैथ हैं। क्यों? वो काम ही ऐसे करने हैं। हाँ, क्या एलोपैथिक डॉक्टर्स के जो है गाड़ी शायद थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन वो ड्राइवर बढ़िया हैं। और ये चीज़ हमें देखने को भी मिलती है। देखने को कैसे कैसे मिलती है कि जब हम जाते हैं बाहर, तो दी अंडरस्टैंडिंग विच, जो मेहनत करने को तैयार है ना इंसान, वो होम्योपैथी में आ सकता है। और जो ये सॉरी स्टेट भी बोल लो, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। वो होते हैं हार्ड वर्किंग, उन्होंने मेहनत की होती है। और जब उनको एक चीज मिल जाती है एज अ गाइडेंस, तो दे गो ऑन वेरी ब्यूटीफुल इनटू दिस थिंग। उनको एक प्रॉपरली कोई बताने वाला हो, एक प्रॉपरली, और ये देखा है हमने होते हुए, ब्राजील में देख रहे हैं, थाईलैंड में देख रहे हैं, हम जाते हैं यूएसए में देखा है मैंने। जब उनको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या कमाल करते हैं वो। क्योंकि बात आ जाती है मेहनत के ऊपर सारी, पढ़ने के ऊपर। वो बैठे, मेरे एक नोन है यूएसए में, ही इज बेसिकली 82 ईयर्स ओल्ड। 82 ईयर्स ओल्ड हैं वो। लेकिन आज भी मैं कोई लेक्चर जब हम देते हैं, ग्लोबल क्लासेस में लेता हूँ मैं लेक्चर, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, होते ही होते हैं हमेशा। और उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, जो भी उन्होंने पूछना होता है किसी पेशेंट के बारे में या किसी में। अब ये सैटरडे से, कल से शुरू हो रहा है दोबारा से हमारा। द क्वेश्चंस विच दे आर एक्सीलेंट। वो पता लगता है हमें कि भी कितने, एट द एज ऑफ 82 ही इज रेडी टू लर्न। और यहाँ पे हमारे 30-35 वाले बोलते कि नहीं ये बड़ा मेहनत का काम। बात ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। और जो कोई करता है साथ वाला मेहनत, उसको भी डिमोरलाइज करते हैं, यार तो पागल है यार, ये देखे इधर कितने बढ़िया बढ़िया बनी है शीशियां, ये दे दे के दवाइयां काम करेंगे। हाँ, करो करो, बिल्कुल करो। ठीक है ना, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना कि इस प्रैक्टिस से कुछ निकल के हासिल होगा, वो नहीं हो सकता। बिकॉज दिस होल प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, जो आपका एक्सपीरियंस है। मैं मैंने और हमने ऑर्गन कब शुरू किया? अराउंड 1.5-2 साल पहले शुरू की होगी। ठीक है ना। मैंने तब तक ऑर्गन के बारे में ज़्यादा नहीं बोला जब तक मुझे इसका कुछ ना कुछ दिखना ना शुरू हो गया हो। आप पीछे देखोगे मेरे कुछ ज़्यादा लेक्चर है नहीं ऑर्गन के ऊपर, लेकिन जब ये चीज़ें दिखी, सामने होती हुई, फिर अंदर से नहीं, अब अपने एक्सपीरियंस को साथ में शो करके बता सकते हैं कि ये देखो ऐसे ऐसे होता है। ये स्मॉल डोज दी थी, एक सिंगल ग्लोब्यूल। ये जो मर्कोर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्किन डिजीज में एक ग्लोब्यूल या 2 ग्लोब्यूल से ज़्यादा नहीं देता, 10 नंबर का। और मेरे को वहाँ पे मेरे ख्याल से लिखा भी हुआ है, वेरी स्मॉल डोज लिखा हुआ है मैंने, मतलब एक ग्लोब्यूल से ज़्यादा नहीं गया होगा, सिर्फ 1 सिंगल ग्लोब्यूल ऑफ द मेडिसिन। करेंगे अगले नेक्स्ट टाइम मैं, क्योंकि मेरे पास वो पिक्चर वगैरह फ़ोन में पड़ी हैं, दिखाऊंगा मैं आपको उसका क्या रिजल्ट है। अब मैंने देखा हुआ है, मेरे एक्सपीरियंस में मैं कैसे मना कर दूं नहीं जी ऐसे नहीं होता। पर पहले करके देखो तो सही, होता है कि नहीं होता। ऐसे बैठे बिना किए ही हम बोल रहे हैं वैसे कैसे हो जाएगा, एक छोटा ग्लोब्यूल वो कैसे काम कर देगा, कुछ भी बोलते रहते हैं कुछ भी।
कर रहा है, सामने पड़ा है एविडेंस। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है मैंने क्या किया और क्या देखा है। जिन्होंने ना किया ना देखा और वो डेक्लेमेशंस दे रहे हैं, दोज आर आइडल डेक्लेमेशंस। उसी के बारे में यहाँ पे डॉक्टर हनीमैन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि इनके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को देखो, वो ही आगे जाके जवाब देगा। वो आपकी जो सच्चाई है एक्सपीरियंस की, वो जवाब बनेगी इन डेक्लेमेशंस का, ठीक है ना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को कि आज की डेट में होम्योपैथी उस स्टेज पे जा रही है धीरे धीरे करके, जहाँ पे लोगों को पता चल रहा है कि होम्योपैथी के साथ बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं, जिनका कहीं इलाज नहीं है, वो ठीक हो सकती हैं। कल आपको भी आके पूछेंगे, आप जब क्लिनिक खोल के बैठोगे, आपको भी आके पूछेंगे, डॉक्टर साहब कैंसर का इलाज आप कर सकते हो, ऑटिज्म का इलाज आप कर सकते हो, सेरिब्रल पाल्सी का, डाउन सिंड्रोम का, ऐसी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हो। अगर आपने बोला नहीं, नहीं हो सकता, होम्योपैथी में नहीं हो सकता, अगर आपने ऐसे बोल दिया, बोलते हैं कुछ डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, नहीं हो सकता। मैं एक बार शायद आजमगढ़ गया था लेक्चर देने, हाँ आजमगढ़ गया था। वहां पे एक टीचर खड़े हो गए, वो बोलते जी हम नहीं मानते भी हो सकता डाउन सिंड्रोम का इलाज। मैं आ जाओ साथ में, आपको डाउन सिंड्रोम बच्चे को भी मिला देंगे, उसके माँ बाप को भी मिला देंगे, उसको पहले डॉक्टर्स ने क्या बोला था वो भी बता देंगे। आज खुद आप चेक कर लेना कि कैसे है वो। चलो आओ, निकलो बाहर तो निकलो। कुएं में बैठ के समंदर के बारे में कैसे दिखा सकता है आपको कोई, तो आना पड़ेगा समंदर के पास, निकलो बाहर, ठीक है ना। और जब ये चीज हमारे एक्सपीरियंस में आ जाती है, फिर क्या ही बात। तो आपको भी पूछेंगे भी कर सकते हो कि नहीं, अभी उनको भी कभी पूछा होगा जो थे, जिन्होंने मुझसे पूछा, तो उन्होंने बोल दिया नहीं है। तो पेशेंट बोलता है अच्छा जी हमने तो सुना भी है होम्योपैथी में, चला गया होगा उठ के, चले जाएंगे उठ के। पेशेंट इलाज ढूंढ रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है वो आपको छोड़ के आगे चले जाएंगे। जैसे आप निकलते हो ना बाजार में, कोई कपड़े देखने चले जाते हो, कोई कपड़े ढूंढ रहे हैं, दिमाग में है यार ऐसी शर्ट लेनी है, ऐसा कोई पैंट लेनी है, ऐसी जीन लेनी है। अब किसी दुकानदार के पास नहीं है, आप क्या करोगे, वहीं पे बैठ जाओगे, नहीं आप उठ के चले जाओगे आगे। तो ऐसे ही पेशेंट भी ढूंढ रहे हैं इलाज, आपके पास नहीं है तो उन्होंने क्या करना रुक के, फिर वो क्या करेंगे। सो फुटनोट टू एफोरिज्म 280, लेट देम लर्न फ्रॉम द मैथमेटिशियंस, ठीक है ना। इसी के बारे में बात हो रही है, जो ये जो आइडल डेक्लेमेशन दे रहे हैं उनके बारे में डॉक्टर हनीमैन भी बात कर रहे हैं। लेट देम लर्न फ्रॉम द मैथमेटिशियंस हाउ ट्रू इट इज that a substance divided into ever so many parts must still contain in its smallest conceivable parts always some of the substance, and that the smallest conceivable part does not cease to be some of the substance and cannot possibly become nothing। बोले जो मैथमेटिशियंस है उनसे पूछो कि किसी सब्सटेंस को डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो जितना भी उसका सबसे छोटा पार्ट होगा उसमें भी उस पार्ट का पार्ट होगा, उसमें भी उस पार्ट की क्वालिटीज होंगी। जितना भी स्मॉलेस्ट कंसीवेबल हम पार्ट सोच सकते हैं, वो कभी ये नहीं है कि अगर आप गोल्ड को डिवाइड करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो उसका जो स्मॉलेस्ट कंसीवेबल पार्ट है उसमें गोल्ड की क्वालिटीज नहीं होंगी, या हम बोलेंगे जी ये तो अभी पानी बन गया, वो तो गोल्ड ही रहेगा। एटॉमिक लेवल तक भी उसको तोड़ दिया तो भी एटम ऑफ गोल्ड ही रहेगा वो और नहीं कुछ बनेगा। ये नहीं बन जाएगा एटम ऑफ सोडियम बन गया जी अभी। उसको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स पर तक भी तोड़ दो, प्रोटॉन्स तक भी तोड़ दो, तो भी वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ गोल्ड ही रहेंगे, किसी और सब्सटेंस के नहीं बन सकते कभी भी। लेट देम, if they are capable of being taught, hear from natural philosophers that there are enormously powerful things, forces which are perfectly destitute of weight, as for example caloric and light। उनसे सुनो जाके, जो फिलोसफर्स हैं वो आपको बताएंगे कि मटेरियल चीजों से ज्यादा बड़ी पावरफुल चीजें हैं, देयर आर इनॉर्मसली पावरफुल थिंग्स जिनका कोई वेट ही नहीं है। वो वेट के हिसाब से देखते हैं ना भाई, कितना मेजरमेंट है, कितने एमजी है, कितने एमसीजी है, बोले वेट्स का उनका है ही नहीं, लाइट का क्या वेट है, लेकिन उसकी जो फोर्स है वो दिखती है हमें जब सुबह सूरज आता है। तो consequently in flight
infinitely lighter than the medicine contained in the smallest doses used in homeopathy. बोला कि जितनी डोज हम होम्योपैथी में यूज करते हैं ना, स्मॉलेस्ट डोज, उससे भी लाइट होती है, लाइट या कैलोरिक, उससे भी लाइट होती है, वेट नहीं होता उसका, वेटलेस है. Let them if they can weigh the irritating words that bring on a bilious fever. बोले वो जो इरिटेटिंग वर्ड है, किसी ने डांट दिया, किसी ने गाली दे दी और किसी को बिलियस फीवर आ गया, बोले उन इरिटेटिंग वर्ड्स को वे करके देखें, तोल के देखें कितना भार है उनका. कोई भार नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने बिलियस फीवर प्रोड्यूस कर दिया है, इतनी फोर्स है उसमें. और द मोर्नफुल इंटेलिजेंस रिस्पेक्टिंग हर ओनली सन दैट किल्स द मदर. मॉर्नफुल इंटेलिजेंस मतलब कि मॉर्नफुल, दुख भरा विचार है, थॉट है अपने लड़के को लेके, जो कि मदर को अंदर ही अंदर मार रहा है. उसको वेट करके देखो, करो उसको वेट. कैसे करोगे? अगर आप वेट के हिसाब से देखते हो या क्वांटिटी के हिसाब से देखते हो किसी चीज का इफेक्ट, तो इस चीज का इफेक्ट सोच के देखो कि एक दुख भरा विचार है जो इंसान को अंदर अंदर खत्म कर रहा है, उसका क्या वेट है. Let them touch for a quarter of an hour a magnet capable of lifting 100 pounds weight. वे एक मैग्नेट है जो 100 पाउंड वेट उठा सकता है, ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है ना. उसको बोले कि 15 मिनट के लिए ऐसे टच करके देखो. एंड लर्न फ्रॉम द पेन इट एक्साइट्स दैट इवन इम्पॉन्डरेबल एजेंसीज कैन प्रोड्यूस द मोस्ट वायलेंट मेडिसिनल इफेक्ट्स अपॉन मैन. आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास कुछ है, आप गाड़ी के ऊपर 15 मिनट हाथ रखो, कुछ नहीं होगा आपको, वही लोहा है, वही सब कुछ है. लेकिन वही 15 मिनट वो लोहे वाले मैग्नेट के ऊपर हाथ रख के देखो, बोले कि कैसी पेन आपकी बाजू में प्रोड्यूस होगी कि बड़े से बड़ा मेडिसिनल आप एजेंट ले लेना, वो भी उसके सामने कम पड़ेगा. इतनी पावर है मैग्नेटिक फील्ड में. एंड लेट द वीक वंस अमंग देम allow the pit of their stomach to be slightly touched by the thumb's point of a strong willed mesmerizer. मतलब जो ऐसी बातें करते हैं ना, उनमें से एक वीक इंसान ढूंढो, उसको बुलाओ, मतलब कि अपना पेट पे सिर्फ अंगूठा रखवाना है इस mesmerizer से तूने for a few minutes, and the disagreeable sensations they then suffer will make them repent of attempting to set limits to the boundless activity of the nature. और इतनी disagreeable sensation प्रोड्यूस होगी अंदर अगर एक स्ट्रॉन्ग विल्ड मैस्मराइजर ने सिर्फ एक अंगूठा रख दिया कुछ मिनट के लिए उसके पेट के ऊपर. जो ऐसी बातें करते हैं कि वो पछताएंगे कि हमने ऐसी बात ही कैसे कर ली, कि नेचर, कुदरत के जो नियम है या कुदरत की एक्टिविटी है उसमें कोई बाउंड्री डाली जा सकती है, कोई लिमिट डाली जा सकती है. यहाँ से एक और बात समझने वाली है, बहुत ही प्यारी बात समझने वाली है, दिस बाउंडलेस एंड लिमिटलेस थिंग. कुदरत में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. यूनिवर्स है, कॉस्मोस है, अर्थ है, कोई लिमिट्स नहीं है इनकी. जो अर्थ के ऊपर एक्टिविटीज होती हैं, नेचर हैं, जो भी हम जिसको भी कुदरत कहते हैं, नेचर कहते हैं, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है. तो जो भी चीजें उसके लॉ के अंडर आती हैं, उसके नियमों के अंडर आ जाती हैं, उनकी भी कोई बाउंड्री नहीं है. कुछ लोग होम्योपैथी की बाउंड्रीज नापने की कोशिश करते हैं, क्या क्या ठीक कर देगी, ठीक है ना. कोई बाउंड्री नहीं है. होम्योपैथ बाउंड्री है, होम्योपैथ लिमिट है उसकी, उस होम्योपैथ की नॉलेज कितनी है वो लिमिट है, ठीक है ना. होम्योपैथी की खुद की लिमिट नहीं है कोई. तो ये बात हमें समझनी है कि बिकॉज द नेचर इज बाउंडलेस इन इट्स एक्टिविटी, देयर इज नो लिमिट विच कैन बी पुट इन द नेचर कि वो क्या कर सकती है, ठीक है ना. तो इसी तरह हम जो उस लॉ के अंडर चीजें आ रही हैं, उसी कुदरती नियम के अंडर जो एक थेराप्यूटिक साइंस आ रही है. कितनी बार ऑर्गेनन में हमने अब तक पढ़े, हमारे 280 तक आ गए हम एफोरिज्म्स, कर लिया हमने. कितनी बार डॉक्टर हनेमन ने नेचर के जो लॉज हैं, जो नियम्स हैं, हमें बताए और समझाए हैं कि चाहे वो प्राइमरी एक्शन है, सेकेंडरी एक्शन है, कि देखने को मिलता है हमें सामने कुदरत में. थेराप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर है, वो भी हमें देखने को मिलता है. कितनी बातें लॉ ऑफ सिमिलर्स है, वो हमें देखने को मिलता है. तो कितनी बातें हैं जो डॉक्टर हेमन ने हमें बताई है वाइटल फोर्स को लेके, डायनामिक ऑफ एक्शंस को लेके. कितनी कितनी एग्जांपल्स दे दी उन्होंने, ये देखो अभी अभी भी कितनी दे दी, जो कुदरती तौर पे होती हैं चीजें. एक माँ का दुख जो है
वो अंदर बीमारी पड़ रहा है, उस दुख का क्या भार है, उसको कैसे नापेंगे हम? अगर नापने की बात कर रहे हैं, क्वांटिफाई करने की बात करें, तो उस दुख को बताओ वो कैसे नापोगे, वो कैसे नापा जा सकता है? तो एक जो बाउंडलेस एक्टिविटी है नेचर की, वैसे ही होम्योपैथी की एक्टिविटी जो है, होम्योपैथी के जो रिजल्ट्स हैं, होम्योपैथी से जो हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं डाल सकता, ना कोई होम्योपैथ डाल सकता है, ना कोई और डाल सकता है। द वीक माइंडेड क्रिएचर्स, बोलता कि ये लोग हैं ही वीक माइंडेड, मीन्स के बुद्धि नहीं है इतनी, माइंड बहुत वीक है इनका, सोच नहीं सकते। और ये ना बड़ी दुख की बात होती भी है, when an intelligent person is basically questioned by weak minded people। इंटेलिजेंट पर्सन को ये पता था, मैं ये बात समझ नहीं सकते लोग, ये समझ नहीं सकते इस बात को, वो पता है, ठीक है ना? कोई भी इंटेलिजेंट इंसान है, डॉक्टर हनुमंत, उनको पता था कि भाई ये लोग नहीं समझ सकते ना, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन तो मत करो, एटलीस्ट ये मान लो भी हमें नहीं समझ में आ रही बात, ये कह दो, बात खत्म है वहां पे। क्यों? क्योंकि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखो हो रहा है सामने, ये क्या हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये, अब आप बोल दो अच्छा हो सकता है, होता हो, हमें नहीं पता, ये ठीक है, लेकिन सामने कोई चीज हो रही है तो उसको देख, नहीं यार ऐसे कैसे हो जाएगा, दिस इज वीक माइंडेडनेस, ये वीक माइंडेडनेस है कि आप जो सामने हो रहा है उसको देख के भी नहीं एक्सेप्ट करते भी हो रहा है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हो रहा। इफ द एलोपैथिस्ट who is trying the homeopathic system imagine he cannot bring himself to give such small and profoundly attenuated doses, मतलब कोई एलोपैथिस्ट है, चलो वो इमेजिन नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, होता है पहले एक, क्योंकि आप इतनी देर से एक बिलीफ के साथ काम कर रहे हो, आप इतनी देर से एक चीज़ के साथ काम कर रहे हो, वो एक सेकंड में चला जाए, चला भी जाता है कभी कभी, लेकिन चला जाए उसके चांसेस कम है। लेकिन बोलो कि चलो मान लो, ठीक है ना, यू कैन नॉट गेट इनटू दैट imagination or that belief to give small and profoundly attenuated doses, let him only ask himself what risk he runs by so doing। बोले मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि रिस्क क्या है करने में, आपको सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, छोटी डोज देने में रिस्क क्या है, ठीक है ना? इफ द स्केप्टिसिज्म विच होल्ड्स व्हाट इज पॉन्डरेबल ओनली टू बी रियल and all that is imponderable to be nothing be right, nothing worse could result from a dose that appears to him to be nothing than that no effect would ensue। बोला ठीक है, जो आपकी सोच है अगर आप उसको भी सोचते हो, ठीक है, ठीक है ना, ऑल दो बोला कोई पॉन्डरेबल चीज नहीं है, स्केप्टिसिज्म ही है वो भी, ठीक है ना, एंड ऑल दैट इज इम्पॉन्डरेबल टू बी नथिंग, हो सकता है चलो ये भी मान लो भी स्मॉल डोज में कोई एक्शन नहीं होता, आपकी बात आप मान लो, ठीक है, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है, उसका क्या नुकसान है ट्राई करने में? मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बिना ट्राई किए ये सिर्फ बातों भी बता रहे हो, लो इतनी छोटी डोज का क्या असर होगा जी, और ला इतनी से दवाई का क्या होगा, बिना ट्राई किए बोले ट्राई करने में आपका जाता कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपकी बात सही हो जाएगी, मान लेना उसको, लेकिन एटलीस्ट होम्योपैथिकली ट्राई तो करके देखो, स्मॉल डोज, हो सकता है आपका पूरा व्यू ही बदल जाए, and consequently this would be always much more innocuous than what must result from his too large doses of allopathic medicines। क्योंकि बोला कि हमें एटलीस्ट ये तो पता है भी लार्ज डोजेस से, जो एलोपैथिक मेडिसिन की लार्ज डोजेस हैं, उनसे जो बनता है एटलीस्ट वो तो नहीं बनेगा छोटी डोज से, उनसे जो नुकसान होता है एटलीस्ट वो तो नहीं होगा छोटी डोज से। Why will he consider his inexperience coupled with prejudice more reliable than an experience of many years corroborated by facts? बोला कि एक तो एक्सपीरियंस है, इनएक्सपीरियंस है, एक प्रेजुडिस है, और उसी के ऊपर रिलाई कर रहे हो आप। एंड मोर ओवर द होम्योपैथिक मेडिसिन बिकम्स पोटेंटाइज्ड एट एवरी डिवीजन, जितना उसको हम डिवाइड करते जाते हैं वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है, वो उतना ज्यादा जो स्फीयर है उसके ऊपर काम कर, स्ट्रांग इन द मैन मीन के डोज नहीं स्ट्रांग होती, लेकिन उसका दायरा बढ़ता जाता है काम करने का। छोटी डोज सुपरफिशियल सिम्टम पे अगर काम करती है, इसके ऊपर बात करेंगे कभी पोटेंटाइजेशन के ऊपर के, हाउ बेसिकली द पोटेंटाइजेशन वर्क्स, ठीक है ना? तो जो पोटेंटाइजेशन है वो और डीप असर करती जाती है, और डीप और डीप और डीप,
at every division and diminution by titubation to succussion or succussion, ठीक है ना, टिचुरेशन हो रही है, सकशन हो रही है, मतलब सकशन ही जो है वो इतनी, बोलेंगे आगे बताएंगे डॉक्टर हनुमान भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो मेडिसिन को जो है वो कई ज्यादा गुना पोटेंटाइज कर दिया। डेवलपमेंट ऑफ द इनहेरेंट पावर्स ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस, टिचुरेशन और सकशन से जो इनहेरेंट पावर्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, विच वॉज नेवर ड्रीम्ड ऑफ बिफोर माई टाइम, कभी सोच भी नहीं सकता था कोई इसके बारे में मेरे समय से पहले। एंड विच इज ऑफ सो पावरफुल अ करेक्टर, ये जो सकशन और टिचुरेशन हो रहा है इतनी पावरफुल है करेक्टर इसका, दैट ऑफ लेट आई हैव बीन कंपेल्ड बाय कन्विंसिंग एक्सपीरियंस टू रिड्यूस द 10 सकशंस फॉर्मरली डायरेक्टेड टू बी गिवन आफ्टर ईच एटेन्यूएशन टू 2। और ये इतनी स्ट्रांग है कि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ 10 सकशंस के बाद, या मैं जो करता रहा हूँ अपने एक्सपेरिमेंट्स, आई हैड कन्विंसिंग एक्सपीरियंस, मेरे को अभी कन्विंस हो गया हूँ इस एक्सपीरियंस से कि मैंने पहले 10 सकशन बोला था कि 10 बार सकशन किया करो, अब मैंने बोल दिया कि 2 ही बार करना है। ये प्रोसेस इतना स्ट्रांग है, 2 बार करना है सकशन सिर्फ नेक्स्ट पोटेंसी के लिए। एफोरिज्म 281, every patient is, especially in his diseased point, capable of being influenced in an incredible degree by medicinal agents corresponding by similarity of action। कोई भी डिजीज्ड है पेशेंट, और हर डिजीज पॉइंट पे कहीं पे भी है उसका डिजीज, जितनी मर्जी एडवांस पैथोलॉजी है, ही हैज दिस पावर, ही हैज दिस कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मेडिसिनल एजेंट्स। उसकी सेहत के ऊपर अगर सही तरह से एक होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है उसको, तो उसके ऊपर हमेशा उसका असर होगा ही होगा, वो इन्फ्लुएंस होगा। And there is no person, be he ever so robust, and even though he be affected only with a chronic or so-called local disease, who will not soon experience the desired change in the affected part if he take the salutary homeopathic suited medicine in the smallest conceivable dose, who, in a word, will not thereby be much more altered in his health than a healthy infant of but a day old would be। ठीक है ना, ऑलरेडी चाहे बहुत ज्यादा रोबस्ट भी पर्सन है कोई, ठीक है ना, एक तो हमने पहले वीक के हो गए, चाहे बहुत रोबस्ट पर्सन भी है और उसकी जो दवाई है सिर्फ लोकल क्रॉनिक डिजीज भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, या क्रॉनिक है या बोलते हैं कि लोकल डिजीज है उसकी, अगर उसमें भी सही होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाए एक स्मॉलेस्ट कंसीवेबल डोज में, और इस पर भी इतना अच्छा सैल्यूटरी, मतलब बहुत ही बड़ी एक्शन कर देती है, ठीक है ना, कि उसकी सेहत ऐसे लगती है जैसे कि एक दिन के बच्चे की, एक हेल्दी एक दिन का कोई बच्चा है उसकी सेहत होती है, वैसी हो जाती है सेहत। How insignificant and ridiculous is mere theoretical skepticism in opposition to this unerring, infallible experimental proof। मतलब अभी ये जो theoretical skepticism है, अब इसका क्या करें? It is an insignificant thing and a ridiculous thing। लेकिन मतलब जो एक्सपीरियंस हमें बताता है, जो एक्सपेरिमेंट हमें बताता है, जो हम देखते हैं सामने होता हुआ, उसको छोड़ के इन सब चीज़ों के ऊपर रिलाई करना बोले तो फिर रिडिकुलस है। The smallest possible dose of homeopathic medicine capable of producing only the very slightest homeopathic aggravation will, because it has the power of exciting symptoms bearing the greatest possible resemblance to the original disease, but yet stronger even in the minute dose, attack principally and almost solely the parts in the organism that are already affected, highly irritated, and rendered excessively susceptible to such a similar stimulus, and will, after the vital force that rules in them, to a state of very similar artificial disease somewhat greater in degree than the natural one was। ठीक है, तो जो हमारी स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज है होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि हमने होम्योपैथिकली सिलेक्ट की है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक स्लाइटेस्ट होम्योपैथिक एग्रावेशन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पावर है उन सभी, जहाँ पे ओरिजिनल डिजीज पड़ी है उन सभी सिम्टम्स को एक्साइट करके, और उस मेडिसिन को, सॉरी, ओरिजिनल डिजीज को रिप्लेस करके खुद को वहां पे प्लेस कर ले, इतनी पावर है हमारी स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज में। दिस आर्टिफिशियल डिजीज विल सब्सटीट्यूट इटसेल्फ फॉर द नेचुरल, द ओरिजिनल डिजीज, ठीक है ना, तो उसको सब्सटीट्यूट कर देगी, सो दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म नाउ सफर्स फ्रॉम द आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज अलोन। और अब जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि अब जो नेचुरल डिजीज है वो चलेगी, अभी आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज पीछे है, विच फ्रॉम इट्स नेचर एंड ओइंग टू द माइन्यूटनेस ऑफ द डोज विल सून बी एक्सटिंग्विश्ड। अब वो है बहुत छोटी सी डोज है, ठीक है ना, तो उसका असर कम होता जाना है, ओइंग टू इट्स माइन्यूटनेस, वो बड़ी जल्दी जो है उसका एक्शन जो एक्सटिंग्विश हो जाएगा।
by the vital force that is striving to return to the normal state. वाइटल फोर्स का खुद की मन है, इच्छा है कि मैं एक हेल्दी स्टेट में आऊं, तो वो फटाफट उसके जो एक्शन को है वो एक्सटिंग्विश करवा देगी. And if the disease were only an acute one, the body is left perfectly free from the disease, that is to say quite well. बॉडी जो है वो परफेक्टली फ्री हो जाती है डिजीज से और बिल्कुल हेल्दी हो जाती है. Now in order to act really in conformity with nature, the true physician with will prescribe his will आएगा शायद, will prescribe his well selected homeopathic medicine only in exactly as small a dose as will just suffice to overpower and annihilate the disease before him. ठीक है, तो बोल रहे कि अभी कुदरत के हिसाब से हमें कन्फर्मेटरी टू द नेचर क्योर करना है, तो जो सही फिजिशियन है, अब मैंने सब बता दिया बोल रहे कि आपको, तो जो सही फिजिशियन है वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो वेल सिलेक्टेड है उसको स्मॉलेस्ट ऑफ डोज में देगा. इतनी स्मॉल, इतनी माइन्यूट होनी चाहिए कि उसका सिर्फ काम इतना हो कि वो जो नेचुरल डिजीज है उसको ओवर पावर कर सके और उसको ख़त्म कर सके. दैट इफ ह्यूमन फेलिबिलिटी शुड बिट्रे हिम, हो सकता है ह्यूमन, हम भी इंसान है, हमारी भी फेलिबिलिटी है. क्या है फेलिबिलिटी? कि गलत भी हो सकती है मेडिसिन, अनहोम्योपैथिक भी सिलेक्ट हो सकती है, हमारी भी फेलिबिलिटी है, हमारी भी नॉलेज की एक रिस्ट्रिक्शन है. दैट इफ द ह्यूमन फेलिबिलिटी शुड बिट्रे हिम, ठीक है, हम कहीं ध्यान और चला गया, इंसान जो हमारे अंदर का है वो किसी दिन ज़्यादा भारी हो गया, ठीक है ना, तो हमें बिट्रे भी कर सकता है. हिम इनटू एडमिनिस्ट्रिंग एन इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन, हम इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन दे दें, उसको गलत दवाई दे दें. द इंजरी एक्रूइंग फ्रॉम इट्स नेचर बीइंग अनस्यूटेड टू द डिजीज विल बी डिमिनिश्ड टू अ मियर ट्रिफल. तो उससे जो इंजरी होनी है वो एक छोटी सी कोई ट्रिफल से, एक आधा कोई सिम्टम आया आके चला गया. Moreover, the harm done by the smallest possible dose is so slight that it may be immediately extinguished and repaired by the natural vital powers. मतलब इतना छोटा होता है, इतना स्लाइट होता है कि जो वाइटल फोर्स है वही उसको रिपेयर कर देते, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आपकी डोज बहुत स्मॉल थी. एंड बाय द स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रेमेडी मोर सुटेबली सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ एक्शन. ठीक है ना, एक नई मेडिसिन ढूंढी जाए, पता तो लगी गया हमें कि भाई गलत है दवाई, ठीक है ना, उसने उससे वैसे काम नहीं किया, तो नई मेडिसिन ढूंढी जाए जो मोर सुटेबल है, जो मोर सिमिलर है, एंड गिवन ऑल्सो इन दी स्मॉलेस्ट डोज, उसको भी स्मॉलेस्ट डोज में दिया जाए. ठीक है, दोनों के जो फ्रेशनल फिजिशियन है, अगर उसकी गलती हो जाती है तो गलती का बड़ा नुकसान ना हो इसलिए डोज छोटी रखो, ताकि अगर कुछ एग्रावेशन हुई भी हल्की फुल्की किसी सिम्टम की, कोई नया सिम्टम भी आ गया तो आके चला जाए. ये ना हो कि आके डोज की इतनी पावर थी भी उसी ने उसको नया सिम्टम बना दिया, ठीक है ना, प्राइमरी सिम्टम बना दिया पेशेंट का. ठीक है, चलो आज का हम यहीं तक करेंगे, एफोरिज्म 283 तक. तो दिस इज अबाउट द डोजेज, कि हमने डोज कैसे देनी है. तो एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल रूल है, एज स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल आप दे सकते हो, वो दे देनी है उसको. ठीक है ना, इसमें कुछ बड़ा सोचना या वो कोई बहुत बड़ी तामझाम वाली बात नहीं है. लेकिन एक जो अपने अंदर, मैं आपको क्योंकि कुछ एग्जांपल देता रहता हूँ कि कुछ चीज़ों के ऊपर, चलो एक तो एक्सपीरियंस होता है कुछ, हाँ भाई पढ़ा हुआ या जो भी है, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ रिलेट हो जाती है, तो ये जो बातें होती हैं उनके ऊपर थोड़ा बैठ के सोचा करो. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप किसी के घर गए, कोई खुशी बैठा है, कोई बड़ा खुश बैठा है, ठीक है ना, कभी कभी होता है ना महसूस, कभी कहीं जाते हैं यार जाके अच्छा लगा, मन कुछ और था, थोड़ी हिम्मत करके आ गए, लेकिन आके अच्छा लगा. क्या हुआ, क्या चेंज क्या गई, क्या चेंज आ गई यार, उसके पास बैठ के ना थोड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी आती है. तो पॉजिटिव एनर्जी अगर आपको आती है तो उसकी थोड़ी कम हो गई, उसकी तो नहीं कम हुई. तो वो क्या क्या प्रोसेस है, इसको थोड़ा सोचो बैठ के कि ये क्या प्रोसेस चल रहा है. उसकी नहीं कम हुई लेकिन मैं ले आया हूँ. ऐसा होता तो है नहीं, दुनियादारी में ऐसा नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं है. आप कहीं से कोई चीज़ उठाते तो वहां पे कम होता ही है मैटर. फिर ये क्या है, ये कौन सा वर्ल्ड है, ये कौन सी चीज़ें हैं. जब हम डायनेमिक की बात करते हैं तो दिस इज द डायनेमिक पार्ट, ये डायनेमिसिटी है. आप ले भी आए, आप, इसीलिए मैं आपको नॉलेज का कहता होता हूँ, नॉलेज इज अ डायनेमिक थिंग. वो पड़े पड़े खत्म हो जाती है,
बांटते रहो बढ़ती जाती है, बांटते रहो बहुत बढ़ती है नॉलेज। देते रहो आगे से आगे, बताते रहो सबको, जो आपने सीखा आगे बताओ। जो कॉलेज में आप अपने जूनियर्स को बताओ, ठीक है ना, जिनसे भी बात होती है उनको बताओ भी ये चीज़ें हैं, ये एफोरिज्म पढ़ा, ये सिंगल रेमेडी का यहाँ पे लिखा है, मिनिमम डोज का यहाँ पे लिखा है, उनको भी बताओ, वो भी पढ़े, वो भी देखें। हो सकता है आपके किसी बताए में ही कोई पैशन जाग जाए और वो लग जाए सही रास्ते पे, ठीक है ना। चलो, अच्छा।